अब पॉइंट इज टेक में अच्छा बनना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनना है, बट अच्छा बनना है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो पहले मोटिवेशन होनी चाहिए कि बनना क्यों है, क्या मोटिवेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पीछे बनने की। मुझे बुक का आंसर नहीं चाहिए, ऑनेस्ट आंसर चाहिए। पैसे पैसे पैसे, है ना, ये आंसर है। तो सबको पैसे कमाने हैं और सबसे बढ़िया तरीका कॉलेज के बाद है, सबसे ज्यादा पैकेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगते हैं। तो यार एक बार ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बन गए फिर तो ग्रो करते चले जाएंगे, राइट, क्योंकि ग्रोइंग की फील्ड है। तुम जब जैसे जैसे टेक में ग्रो करते रहते हो तो SD1, SD2, SD3, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे रोल्स आ जाते हैं टेक में, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जाके हम हैम्पर होगी हमारी ग्रोथ, राइट। ऐसा नहीं बाकी फील्ड्स में नहीं होती, बाकी फील्ड्स में भी ग्रोथ है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो पक्का ग्रोथ, राइट। और AI आ रहा है, सब चीजें आ रही है, सब चीजों में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बूम करता जा रहा है, राइट। अभी का टाइम थोड़ा सा है बट वो चले जाएगा, रिसेशन का टाइम। बट आई थिंक कोविड के टाइम देखो कितना बूम आया, राइट। जिसका 20 लाख का पैकेज था वो 40 लाख पे पहुंच गया, राइट। जिसका 50 लाख था वो 80 लाख पे पहुंच गया। तो कोविड में बूम आया, अभी थोड़ा स्लो डाउन है बट इवेंचुअली ये फील्ड और ग्रो करेगी। तो पैसे कमाना है तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनना है, राइट। किसी को डाउट है क्या? नो डाउट। तो हमें मोटिवेशन आ गई, यार अच्छा बनना है। अब अच्छे बनने का मतलब क्या होता है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हमें अच्छा बनना है तो हमें किन चीजों में अच्छा करना पड़ेगा? एनीबॉडी? कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर और सॉफ्ट स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और क्या बोला? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वैसे पर्सनालिटी अच्छी होती है सबको, हाँ, और एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कोई आंसर? डिसीजन मेकिंग, बढ़िया है। और कोई आंसर? कुछ नए वर्ड्स हो? और क्रिटिकल थिंकिंग, ओके। और कुछ? एप्टीट्यूड तो हो गया, बोल दिया, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक मैं कंबाइन करके बोलूं तो अच्छे बनने का मतलब दो चीजों में अच्छा बनना होता है। एक चीज नहीं बोली किसी ने, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बट किसी भी फील्ड में तुम्हें अच्छा करना है तो प्रॉब्लम सॉल्वर तो अच्छा बनना पड़ेगा। अब उसमें एप्टीट्यूड है, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनना होता है तो हमें किसी और चीज में भी अच्छा बनना पड़ेगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मींस यार कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे पाते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन जो है कम से कम टाइम लगे और कम से कम स्पेस ले, है ना। कंप्यूटर में जो भी हम कोड कर रहे हैं, कोड चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लाइंस हो, थोड़ा ज्यादा लाइंस हो, बट जो वो टाइम ले रहा है, जो वो स्पेस ले रहा है सॉल्यूशन, वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर तो अच्छा बनना है। और दूसरी चीज, हमें बिल्ड चीजें करनी आनी चाहिए, राइट। प्रॉब्लम तो तुम सब सॉल्व करोगे ना यार, कोई बोलेगा वेबसाइट बनाओ, ऐप बनाओ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाओ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, राइट। हमें बिल्ड करना भी आना चाहिए कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है नए प्रोडक्ट्स बनाना, राइट, कोई नई ऐप लाना, कुछ वेबसाइट बनाना, ये चीज। तो हमें दो चीजों में अच्छा बनना है। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है और हमें चीजें बिल्ड करना आती है तो हम बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, राइट। किसी को यहां तक डाउट है? कोई पक्का क्लैरिटी है? कोई हो डाउट पूछना चाहता है हाथ खड़ा कर सकता है। ये क्लियर है? थोड़ा सोना नहीं है, ठीक है, जागे रहना है, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर अपन अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और बिल्डिंग स्टफ, ठीक है। अब मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का मतलब क्या होता है। कोई मुझे बताएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अगर मुझे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है तो मुझे किस चीज में अच्छा बनना पड़ेगा? लॉजिक बिल्डिंग और लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ, बेसिक नीड है वो सब क्लियर करनी पड़ेगी, बेसिक नीड क्लियर करनी पड़ेगी, ओके। और कोई आंसर? डेटा स्ट्रक्चर्स और एनीबॉडी? फिर यहां से जवाब नहीं आ रहे, बताओ। ओके ओके। तो एक बंदे ने बोला डेटा स्ट्रक्चर्स, लॉजिक बिल्डिंग, मोस्टली यही है, हमें कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस वाला सॉल्यूशन सोचना है तो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स करना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से ही वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किसी भी कंपनी में जाओगे
एज अ वेब डेवलपर, एज अ ऐप डेवलपर, एक ना एक राउंड डीएसए का होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स का होगा, राइट? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज ही यही है यार, ये वाला डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, हैशमैप, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूं या कौन सी एल्गोरिथम, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बाइनरी सर्च, किससे ये एल्गोरिथम या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूं कि कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस लगे। तो हमें डीएसए करना पड़ता है, वही हमें अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। अब डीएसए में अच्छा करने का मतलब क्या है, किससे आएगा डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छा बनना? एरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स, यूज तो पता ही हमें पढ़ने हैं, बट उसको पढ़ने का मतलब क्या होता है ये बताओ? प्रैक्टिस, है ना? मतलब ये नहीं कि हमने थ्योरी पढ़ ली और हमें डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाएगा, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एरेज की 20 से 25 प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, लिंक लिस्ट की 20 से 25 प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना? कॉलेज में मुझे नहीं पता कितना होता है, बट इन जनरल स्किल में अगर अच्छा करना है तो हमें हर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कॉरस्पॉन्डिंग 20 से 25 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा, है ना? समझ लो ना? तभी वो चीज हमें सिखाएगा, अच्छा यार ये 20 प्रॉब्लम्स कर ली मैंने, अरे अब मुझे समझ में आ गया कि कैसे चलता है। बाइनरी सर्च की 20 प्रॉब्लम्स कर ली, अब मुझे समझ में आया बाइनरी सर्च से कैसे बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चलता है, राइट? तो हमें ओवरऑल 200 to 250 क्वेश्चंस कोड करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? 50 क्वेश्चन से नहीं होगा, 100 क्वेश्चन से नहीं होगा, 200 to 250 क्वेश्चंस, राइट? क्या है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम? जो मैंने बोला, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, हैशमैप, प्रायोरिटी क्यूज, रिकर्जन, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बस, राइट? हर टॉपिक के 20 से 25 प्रॉब्लम्स, तो मतलब हमने 200 से 250 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, है ना? इससे हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की प्रैक्टिस हो जाएगी और हम सही से बन जाएंगे, है ना? अब मुझे बताओ करना कहां से होता है? YouTube पे तो यार वीडियो देखेंगे, सॉल्व थोड़ी करेंगे। लीड कोड, कोड शेफ, बहुत सारे रिसोर्सेज, लाइक बेस्ट इज लीड कोड, लाइक सबसे मोस्ट कॉमन लीड कोड है ना? तुम्हारे कोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? कुछ भी कर सकते हो, बट हमें 200 से 250 क्वेश्चन जहां से भी हम पढ़ रहे हैं वहां से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हमारा अच्छा होगा, राइट? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के भी कोर्सेज हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हो, कुछ भी, बट हमें वो 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई कहीं से भी पढ़ रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में 250 प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो गए हैं? नहीं हुए, एक चीज मिसिंग है। क्या एक चीज मिसिंग हो बताओ? प्रैक्टिस तो कर ही ली यार, 200 से 250 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और कितना करोगे? जान का होगे क्या? हाँ, बेस्ट सॉल्यूशन तो कर ही होगा 200 से 250 प्रॉब्लम में। डीएसए में यार प्रोजेक्ट्स तो नहीं होते, प्रोजेक्ट्स तो बिल्डिंग वाले में है। हाँ, कॉन्टेस्ट, ओके, गुड आंसर। और कोई आंसर? कोई बोल रहे हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। देखो मैंने बोला था प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बनने का मतलब क्या होता है? कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस। अभी तुमने जो प्रैक्टिस करी होगी मोस्ट लाइकली ऐसे करी होगी, ये लिंक लिस्ट के 20 प्रॉब्लम है, ये हैशमैप के 20 प्रॉब्लम है, ये प्रायोरिटी क्यू के 20 प्रॉब्लम है। तुमने डेटा स्ट्रक्चर लगाना सीखा है, बट ये तो सोचना सीखा ही नहीं यार ये प्रॉब्लम है, ये मैं सोचूं कि ये प्रायोरिटी क्यू से होगा, ये मैं सोचूं कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से होगा। कोई इससे थोड़ी आएगा कि ऑलरेडी पता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन और हम उसको लगा रहे हैं, वो तो रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। समझ लो ये पॉइंट? रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके दिमाग लगाओगे यार ये हैशमैप से होगा, यार ये प्रायोरिटी क्यू से होगा, यार ये बाइनरी सर्च से होगा, ये रिकर्जन से होगा, तब जाके तुम डीएसए में अच्छे बनते हो। तो तुम्हें उन 200 to 250 प्रॉब्लम्स के बाद 100 रैंडम प्रॉब्लम्स और करनी पड़ेगी, जो कि तुम कॉन्टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, तुम कोई एसडी शीट है उससे रेफर कर सकते हो, जहां तुम्हें ये नहीं पता कि किस डेटा स्ट्रक्चर या किस एल्गोरिथम की प्रॉब्लम है, राइट? तो उस 100 रैंडम प्रॉब्लम को तुम्हें करना होगा, उसके बिना तुम डीएसए में अच्छे नहीं बनोगे, दैट मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे नहीं बनोगे। समझ लो ये पॉइंट? तो हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बनना है तो हमें डीएसए के 200 to 250 प्रॉब्लम्स करने होंगे, प्लस 100 रैंडम प्रॉब्लम्स भी करने पड़ेंगे, है ना? इसमें कितना टाइम लगता है? 6 to 8 months। और कोई आंसर? कोई है? 2 महीने में कर लूंगा।
4 months। हाँ, तो किसी के लिए 4 होता है, किसी के लिए 6 होता है, किसी के लिए 8 होता है। डरना मत, 1 टाइम सीखना होता है, दूसरों से कंपैरिजन मत करना। हो सकता है तुम्हारा दोस्त हो, थोड़ा सा उसको एक बारी में चीज समझ में आ जाती है, तुम्हें 2 बारी में आती है, शर्माना नहीं है ना। वो भी डीएसए कर रहा है, हम भी डीएसए कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम 8 महीने में कर लेंगे, थोड़े स्लो है अभी, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट एक बार ही कर लिया डीएसए में अच्छे, तो हम जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि ये नहीं बस अभी जॉब निकालनी है, तुम 2 साल बाद जॉब शिफ्ट भी करोगे तब भी डीएसए आएगा, राइट। अमेज़न से माइक्रोसॉफ्ट जाना चाहते हो तो फिर डीएसए पूछा जाएगा। तो इसको लॉन्ग टर्म सोच के चलना है। मैं ये डीएसए सीख रहा हूं, मुझे 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, बट ये मेरी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, समझ लो। मैं लाइफ टाइम एक बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा हूं, और मैं लाइफ टाइम एक बढ़िया इंटरव्यू रेडी टाइप का बन रहा हूं, समझ लो। ये पॉइंट क्लियर है? तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बन जाएंगे, पक्का। जिसने शुरू नहीं करा है उसके लिए मत सोचना, कभी भी तुम 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, 4th ईयर में, उससे फर्क नहीं पड़ता, कभी भी करो। 6 से 8 महीने लगते हैं, 10 महीने भी लगे टेंशन मत लेना, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बस कर लेना, ठीक है। 1 पार्ट कवर हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट पार्ट क्या था? नेक्स्ट पार्ट? बिल्डिंग स्टफ, राइट। वो किससे आता है? किससे आता है? प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स किस पे बनाते हैं हम जनरली? वेब, ऐप, राइट। डेवलपमेंट करते हैं, राइट। डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? कुछ कंपनीज होंगी केवल डीएसए पूछेंगी शायद, बट केवल ये वाली कंपनीज होती है अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो केवल डीएसए पूछती है। बाकी कंपनी मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द टाइम डीएसए प्लस डेवलपमेंट पे आएंगी, राइट। और मैं एक चीज बहुत क्लियर कर रहा हूं, देखो हमें हर कंपनी टाइप के लिए रेडी होना चाहिए। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, तुमने इंटरव्यू दे भी दिया, भाई नहीं हुआ, लक भी तो होता है, नहीं चला उस दिन दिमाग, तो ये थोड़ी अच्छे नहीं है, आज ही निकली कल निकल जाएगी, है ना। बट हम ऐसे रेडी होंगे कि हम किसी भी जॉब टाइप को निकालने के लिए रेडी हैं। और एक बात और, तुम अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल चले भी गए तो वहां जाके करनी तो डेवलपमेंट ही है, वहां डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। तो यहाँ अभी से सीख के जाओगे तो वहां अच्छे काम कर पाओगे, जल्दी प्रमोशन पा पाओगे, जल्दी ग्रो कर पाओगे एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो डेवलपमेंट टाइम मिले तो जरूर करना है, इसको मिस नहीं करना है। अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो डेवलपमेंट से ही बनोगे लॉन्ग टर्म में। डीएसए इंटरव्यू क्रैक करवाएगा, डीएसए तुम्हारा लॉजिकल माइंड करवाएगा, तुम अच्छे सॉल्यूशन दोगे हमेशा, बट डेवलपमेंट जाके तुम्हें काम उसी में करना है ना, समझ रहे पॉइंट। अब डेवलपमेंट जो करना होता है, क्या क्या कर सकते हैं हम? वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बनाना प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। कहीं से भी तुम करोगे, ये नहीं हम ट्यूटोरियल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उससे नहीं होगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे दोस्त आपस में कहीं ना कहीं तुम देखोगे सब लोग वीडियो देख देख के करे जा रहे, प्रोजेक्ट कोई नहीं बना रहा। बिना प्रोजेक्ट के कोई इंटरव्यू वैल्यू नहीं देगा, कोई कंपनी वैल्यू नहीं देगी, तुम कहीं लिंक्डइन पे अप्लाई करोगे, इधर उधर भेजोगे, बिना प्रोजेक्ट के कोई वैल्यू नहीं देंगे, है ना। तो अगर डेवलपमेंट में अच्छा करना है तो हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अभी हम बात करते हैं हमें वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो वेब डेवलपमेंट में अच्छा बनने का मतलब क्या होता है? कौन सी स्किल सीखनी होती है? HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Python में भी कर सकते हैं, React, Django, ये सब है, राइट। मोस्ट ऑफ द 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में आता है HTML, CSS, JavaScript और एक फ्रेमवर्क। ये नहीं इस JavaScript पे रुक गए, आज की डेट में कोई फायदा नहीं है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? React या Angular या Flutter, इनमें से एक सीखना पड़ेगा। अगर तुम केवल HTML, CSS, JavaScript में हो तो भाई वो 5 साल पहले होती थी, आज की डेट में तो React की जॉब्स हैं, भर भर के Angular की जॉब्स है, React पे सबसे ज्यादा है, बट अब हम इसको मिस नहीं कर सकते, है ना। तो हमें HTML, CSS, JavaScript और एक फ्रेमवर्क, ठीक है। HTML, CSS आई थिंक पता होगा, उसमें बेसिकली तुम हर एक जगह जो मैं बोल रहा हूँ HTML, CSS सीख रहे हो तो साइड में अपना रिज्यूमे का पेज बना लो, प्रोजेक्ट बनाओ, और जब तुम अपने रिज्यूमे का पेज बनाते हो तो इतना सुंदर बनाते हो कि यार मेरा रिज्यूमे है, मैं बढ़िया बनाऊं, राइट। ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ो, मन करे बनाने, उसमें एफर्ट डालोगे तुम, यार मेरे को लॉन्ग टर्म में यूज करना है, तो उसको यूज करके अपना बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाओ।
जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो कोई अपना गेम बना लो 2048 गेम, राइट? उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि 2048 गेम बनाओगे तो बहुत सारी चीजें यूज होती है तुम्हारी। यार ये इधर से उधर मूव करेंगे या तो क्या होगा, ऑन क्लिक पे क्या होगा, ऑन चेंज पे क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें सीखते हो। हर जगह तुम्हें प्रोजेक्ट बेस बनाते रहेंगे। ये नहीं हम जो ट्यूटोरियल में सिखा रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, नहीं, एक हम सेपरेट अपना प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उनको उस पर लगाएंगे। डेवलपमेंट केवल काम करके आता है, ये बात याद रखना। और गुड पॉइंट अबाउट डेवलपमेंट इज हमें याद नहीं रखनी होती चीजें, ठीक है? तुम मुझसे पूछोगे तो मैं भी गूगल करके ही करूंगा। डीएसए में थोड़ा याद रखनी पड़ती है चीजें, डेवलपमेंट में याद नहीं रखनी। कोई तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम्हें सारी चीजें याद होंगी, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन याद होंगे, कोई नहीं याद रख रहा। डीएसए में थोड़ा एक्सपेक्टेड है, बट डेवलपमेंट में नहीं एक्सपेक्टेड। तो चैट जीपीटी आ गया, यूज करो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए, कोई फाइट नहीं है ना, बट यूज इट और प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है? फ्रेमवर्क क्यों आए हैं? वो काम आसान करते हैं तुम्हारी चीजें। आज की डेट में तुमने देखा होगा कि 1 पेज रेंडर हो जाती है चीजें, है ना, लोड नहीं होता, तुम्हारी वेबसाइट तेज चलती है। तो इसीलिए आया रिएक्ट और एंगुलर। कोई भी नया स्टार्टअप है वो बिना फ्रेमवर्क के नहीं चल सकता। आज की डेट बड़ी बड़ी कंपनीज भी सब फ्रेमवर्क पे आ गई हैं, क्योंकि चीजें तेज चलती है ना? जैसे पहले होता था ना, पता नहीं तुम लोगों ने यूज करा नहीं करा, बट कुछ भी क्लिक करो तो पेज रिफ्रेश होता था, वो सब बंद हो गया इन्हीं फ्रेमवर्क्स की वजह से, है ना? रिएक्ट और एंगुलर वगैरह आ गए हैं, तो इन चीजों से चीजें तेज हो। और फ्रंट एंड में ये पार्ट करना होता है, बैक एंड में अगेन अभी तो डेटा बस दिखा रहे हो, बट आएगा कहां से? बैक एंड से आएगा ना। तो बैक एंड की टेक्नोलॉजी और सीखनी पड़ेगी, जिसमें तुम्हारा मोस्टली क्रिएट कैसे होता है, रीड कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, राइट? तो यहां पर अब तुम्हें थोड़ा सा बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। वो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट हो सकता है, अमेज़न टाइप की वेबसाइट या कुछ, या वो हो सकता है सोशल मीडिया टाइप की वेबसाइट, है ना? ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिसका मन करे, या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, सॉरी प्राइम वीडियो, इस टाइप से, या पर्सनल पोर्टफोलियो बना लो, ठीक है? अपने बारे में बनाना है, अपने बारे में बना लो, उसमें अपने हिसाब से कंटेंट डालो, जो भी तुम्हारा मन करे उस हिसाब से बनाओ। बट एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड बनाना है। और जैसे डीएसए में मैंने बोला था रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, डेवलपमेंट में कंप्लीट करना है, तो प्रोजेक्ट बना के उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय नहीं करते हैं लोग, रिज्यूमे में डालोगे प्रोजेक्ट्स, कोई नहीं पढ़ने वाला। लिंक होना चाहिए, ये वेबसाइट है तो इस यूआरएल पे है, ये ऐप है तो इस यूआरएल पे है, बिना यूआरएल के उसके बिना कोई वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना है ना? तो हमें फ्रंट एंड बैक एंड करके प्लस डिप्लॉयमेंट कर ली, तो हमारा बहुत सही रिज्यूमे पे प्रोजेक्ट बन गया है, और हम मोस्टली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेडी हो गए, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली हमने, बिल्डिंग स्टफ कर लिया, समझो? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद बिल्डिंग स्टफ करा। अब जो बात हुई यहां पर गिटहब की बात, गिटहब क्या चीज है, कोई बताएगा? एनीबॉडी वांट्स टू टेल गिटहब क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का प्लेटफॉर्म है। और कोई आंसर? ओपन सोर्स है, प्रोजेक्ट डाल सकते हो। देखो, जो भी तुम कोड कर रहे हो उन सब चीजों को गिटहब पे डालना है। मतलब एक बात समझो कि कोड तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे नहीं है, एक ऊपर वेबसाइट पे स्टोर्ड है एक तुम्हारा कोड। तुम्हें अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट करना है तो कोलैबोरेट किस पे करोगे? एक दूसरे कंप्यूटर पे थोड़ी करोगे, गिटहब पे करोगे, ठीक है? वो भी कुछ कोड डालेगा, तुम भी कोड डालोगे, वो सब चीजें मर्ज चलती है, ठीक है? तुमने उसको बोला भाई तू ऐड टू कार्ट का फीचर डाल दे मेरे ई कॉमर्स में, तुमने ऑर्डर करने का फीचर डाल दिया, तो कोड दो जगह डाला, मर्ज वगैरह कैसे होगा? ये सब गिटहब पे होता है। तो सारी कंपनी में गिटहब यूज होता है। तो तुम डीएसए भी कर रहे हो, उसकी भी कोड्स वगैरह गिटहब पे डालो, अपनी गिटहब प्रोफाइल मेंटेन करो, उसमें ना कंसिस्टेंसी दिखती है कि ये बंदा ने एक्चुअली काम कर। तुमने आज डीएसए की 2 प्रॉब्लम सॉल्व करी, गिटहब पे पुश कर दो, है ना? वो डालते रहो, तो उसपे ग्राफ तुम्हारा बना होता है, यार मैंने डीएसए में ये 6 महीने के लिए करा, मैंने डेवलपमेंट के लिए 6 महीने के लिए करा। तो तुम किसी के साथ भी जब शेयर करोगे, वो तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल देख के ही समझ जाएगा यार ये बंदा इतना कंसिस्टेंट है। समझ रहे हो पॉइंट? तो दैट्स व्हाई गिटहब प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने अभी बात करी थी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिल्डिंग स्टफ, वो तुम्हारा लर्निंग का पार्ट है।
बट गिटहब एंड लिंक्डइन तुम्हारा बेचने का पार्ट है। खुद को कैसे बेचोगे, राइट? सामने वाले को कैसे बताओगे कि मैं अच्छा हूं, इन्हीं चीजों से बताओगे, ठीक है? गिटहब के थ्रू बताओगे कि यार मैंने ये मेहनत करी है। तुम्हारा डिप्लॉयड है प्रोजेक्ट तो वो समझ लेगा यार इस बंदे का लिंक है और इससे उसका प्रोजेक्ट एकदम अमेजिंग है और ये बंदा एकदम सही है। तो अपना लर्निंग वाला पार्ट हो गया और अपना बेचने वाला पार्ट शुरू हो गया गिटहब के थ्रू और रिज्यूमे पे भी। अब जब बात करते हैं रिज्यूमे में क्या डालूं, प्रोजेक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। प्रोजेक्ट के बिना रिज्यूमे पे कुछ नहीं होगा। मैं टेक्निकल टर्म्स में बोल रहा हूं, सोसाइटीज हेल्प बट टेक्निकल चीजों पे तुम्हारे टेक्निकल प्रोजेक्ट ज्यादा वैल्यू करेंगे, है ना? तो इट्स अ गुड हैबिट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यार वो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे डिस्कस करें। हमारे को एक्स फैक्टर्स डालने होते हैं प्रोजेक्ट पे, जो कि प्रोजेक्ट अगर डिप्लॉयड है तो बहुत ही बढ़िया एक्स फैक्टर है। उससे भी बढ़िया एक एक्स फैक्टर होता है स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। क्या होता है रिज्यूमे पे, बताओ? उससे भी बढ़िया एक्स फैक्टर होता है वर्क एक्सपीरियंस। तो कैसे होगा, बट इंटर्नशिप, है ना? इंटर्नशिप अगर आ गई तुम्हारे रिज्यूमे पे तो जब तुम 4th ईयर में जाओगे वो देखेगा यार इस बंदे ने प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय कर रखा है और एक कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर रखी है। कोई नहीं कह रहा तुम्हें केवल बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, मुझे पता है मुश्किल है वो प्रोसेस। स्टार्टअप्स करो यार, स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करो। जब तुम एक इंटर्नशिप करते हो तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिलता है। तुम अभी क्या कर रहे थे, कोड खुद के लिए कर रहे थे, तुम्हें तो खुद ही गलतियां पता लग रही थी। बट जब तुम एक इंटर्नशिप में जाओगे, एक कंपनी के लिए काम करोगे, वो समझाएगा यार इसको कोड को ना ऐसे नहीं ऐसे कर, या तू ये गलतियां कर रहा है। वो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ आता है। और जब तुम कहीं इंटर्नशिप कर लेते हो फिर जब फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करोगे वो बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि यार इस बंदे ने इंटर्नशिप करी है, इस बंदे को एक्चुअली इंडस्ट्री में काम करना आता है। तो दो बहुत बड़े एक्स फैक्टर्स एज कॉलेज स्टूडेंट तुम क्रिएट कर सकते हो। डीएसए 6 से 8 महीने, डेवलपमेंट 6 से 8 महीने सीखो, 15 दिन रिज्यूमे बनाओ, एक्स फैक्टर्स बनाओ। इंटर्नशिप के लिए केवल प्रोजेक्ट्स चाहिए एक्स फैक्टर, और फुल टाइम जॉब के लिए प्रोजेक्ट्स प्लस इंटर्नशिप चाहिए। इतना कर लोगे मैं गारंटी देता हूं बहुत ही सही जॉब लगेगी। जो भी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए करना था वो सारी चीजों के लिए हम रेडी हैं। बट मैं तुम्हें बता रहा हूं, कितना भी मैं बता लूं, करते बहुत कम लोग हैं। तुम्हें करना है तो वो करना पड़ेगा, उसको हम मिस नहीं कर सकते, है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई हमारी, बिल्डिंग स्टफ हो गया, गिटहब प्रोफाइल बिल्ड हो गई। जो लास्ट पार्ट रह गया, एक भैया आप बोल रहे हो ये इंटर्नशिप पालो, ये प्लेसमेंट पालो, राइट? कंपनीज कुछ आ रही हैं कॉलेज में, कुछ नहीं आ रही हैं, कैसे अप्लाई करूं? एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस रह गया, है ना? उसमें सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है? लिंक्डइन। आज की डेट में लिंक्डइन टॉप नॉच प्लेटफॉर्म है। तुम्हें किसी भी बंदे से बात करनी है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि यार मैं इस जॉब के लिए रेडी हूं, लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। naukri.com भी है, वहां भी अप्लाई करो, कंपनी के पेजेस होते हैं वहां भी अप्लाई करो, बट सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ कन्वर्जन लिंक्डइन के थ्रू। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी बनाओ। लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी बनने का मतलब ये नहीं होता तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं, ये मत समझना। लिंक्डइन की प्रोफाइल का मतलब है, मान लो तुमने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, उसको वहां डाल दिया, एक पोस्ट डाल दी, लाइक्स कितने आए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? 2-4 लोगों ने भी देख लिया, बहुत। लिंक्डइन प्रोफाइल का मतलब है तुमने अपनी स्किल्स अच्छे से डाली है, उस स्किल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रूफ डाला है कि भाई मैं डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छा हूं। क्यों अच्छा हूं? क्योंकि मेरी देखो ये लीड कोड प्रोफाइल है, या मैंने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। यार मैं डेवलपमेंट में अच्छा हूं। क्यों अच्छा हूं? क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है। इन चीजों के अराउंड जब हम बात करते हैं तब हम एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल हमारी बनती है। अब जब तुम किसी और को अप्लाई करोगे, अप्लाई करने का एक तरीका होता है, हमें 5 कंपनीज नहीं पकड़नी, कम से कम 100 कंपनीज पकड़नी है। उन 100 कंपनीज के 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 5 रिक्रूटर, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। उनको पिंग करना है, तुम डीएसए में अच्छे हो या डेवलपमेंट में अच्छे हो, ये नहीं यार मेरा यहाँ रेफरल डाल देना। तमीज से एक टेम्पलेट डिसाइड करो
उनको फर्क पड़ता है तुम्हारी स्किल्स से। डेस्परेशन नहीं दिखानी है कि मेरे को जॉब के लिए डेस्परेशन, अपनी स्किल्स पे भेजो कि यार देखो मेरा ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है, या मैंने डीएसए की इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ये मेरी लीड कोड प्रोफाइल है, क्या आप मेरी अपनी कंपनी में रेफरल दे सकते हो क्योंकि ये पोजीशन ओपन है। 100 कंपनीज पकड़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पिंग करना मत भूलना, वहां से ज्यादा चांसेस ऑफ कन्वर्जन होते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना अपनी कंपनी में। रिक्रूटर तो एक मीडिएटर है, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रीच आउट करोगे उसकी टीम को जरूरत होगी, एकदम हायर करेगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल अगर तुम्हारी अच्छी होगी, वो जाती जैसे ही तुम उसको पिंग करोगे वो तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक करेगा, यार जो बोल रहा है सच है या नहीं। वो तुम्हारी लीड कोड प्रोफाइल चेक कर लेगा, गिटहब प्रोफाइल चेक कर लेगा, और आई एग्री 100 में से केवल 10 कंपनीज के 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हें रीच आउट बैक करेंगे, बट कहीं ना कहीं तुम्हारा कन्वर्जन हो जाए। और दिस इज द राइट प्रोसेस टू गेट अ ग्रेट जॉब इन एनी ऑफ द कंपनी, राइट? एग्रीइंग द पॉइंट? तो लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, कैसे प्लेसमेंट पानी है वो क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ? अब बताओ कोई एनी डाउट यू वांट टू आस्क? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? हाँ जी बताओ। कोर्सेरा, एनपीटीईएल इस टाइप के जितने भी होते हैं जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जैसे लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं, मैटर करते हैं या फिर नहीं करते? सो अच्छा क्वेश्चन है। सर्टिफिकेट्स, कोर्सेरा, कहीं से भी मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूं, क्या वो मैटर करेगा या नहीं करेगा? देखो स्किल्स मैटर करती है। स्किल होगी, तुमने अगर वो सर्टिफिकेट में जेन्युइनली एक स्किल सीखी है, जो मैंने बोला कहीं से कोर्स करा, उससे एक सर्टिफिकेट है, लेकिन तुमने 200 से 250 प्रॉब्लम सॉल्व करी है डीएसए की, तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू। अगर तुमने भाई 20 प्रॉब्लम सॉल्व करके एक सर्टिफिकेट ले लिया है, उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। समझ रहे पॉइंट? तुम्हें अंदर से पता होगा यार ये जो मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूं इस पे एक्चुअली मैंने मेहनत करी है। अगर कोई सर्टिफिकेट बिना मेहनत के मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई सर्टिफिकेट मेहनत करके मिल रहा है, और मेहनत का मतलब होता है एटलीस्ट 2 से 3 महीने हमने एफर्ट डाला है, तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू। कहीं पर भी तुम किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉलेज में कुछ भी रीच आउट कर लो, मेहनत अगर 2-3 महीने वाली करी है तो ही उसकी वैल्यू है, वरना उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो सर्टिफिकेट पाना मुश्किल होगा, है ना? तो हमें स्किल्स पे फोकस करना है। स्किल्स के साथ सर्टिफिकेट मिल जाए तो इट्स एन आइसिंग ऑन द केक। नहीं भी है सर्टिफिकेट, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है, गिटहब प्रोफाइल अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहीं से सर्टिफिकेट की, ठीक है? तो फोकस हमें स्किल्स पे करना है, ठीक है? कोई नेक्स्ट डाउट? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? पक्का? कोई डाउट हो पूछ लो, शर्माओ मत। हाँ जी We have number of interviews to give. तो शॉर्ट टर्म में हम क्या करें, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है वो जावा वाली कंपनी है, उसे जावा चाहिए, बट हम हैं पाइथन वाले, हम वहाँ पहुँच गए बट वो इंटरव्यू में हमको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ों को कैसे फेस? देखो आई कैन एग्री, वो 4th ईयर थोड़ा टफ टाइम होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने ऊपर इन द सेंस अपनी स्किल पे भरोसा होना चाहिए कि भाई अगर मैं डीएसए में अच्छा हूँ, मैं जेन्युइनली मैंने प्रोजेक्ट बनाए, तो ऑन कैंपस नहीं भी लगे मैं ऑफ कैंपस निकाल दूं, ठीक है? ये भरोसा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में केवल जावा पाइथन में शिफ्ट करना है वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक तुम्हें जावा में आता है, उसके 10 क्वेश्चंस जो भी तुमने जावा में करे उनको पाइथन में करो, 10 दिन में जावा से पाइथन भी आ जाएगा, गिवन तुमने जावा में अच्छे से करा। तो लैंग्वेज शिफ्टिंग की वजह से इतना लोड नहीं होना चाहिए। अगर हाँ ऐसा है कि भाई वेब डेवलपर का इंटरव्यू और मुझे पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो ये एग्री करना पड़ेगा, भाई मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगा ये, क्योंकि मैंने वेबसाइट बनाई नहीं। बट जो शॉर्ट टर्म है, 4th ईयर में हो, तो यू कैन थिंक ऑफ यार 10 दिन लेता हूं और पाइथन सीख लेता हूं, जिससे कि नेक्स्ट जॉब में मैं किस तरह निकालूं, ठीक है? सो 4th ईयर के लिए वैलिड है, 10 दिन का एफर्ट कुछ नहीं होता, बट जिसमें 3 से 4 महीने का एफर्ट लगे वो नहीं करना है। उसके लिए स्किल सीखो और ऑफ कैंपस निकालो, है ना? ठीक है, किसी का और डाउट? एनी अदर डाउट? डाउट है? हाँ जी लो। जैसे आपने बोला कि वो स्किल वाली बात है, अगर सर्टिफिकेट एज रखता है तो मैं यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म से अलग जैसे कोर्सेरा, एनपीटीईएल जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं वहां से लर्न करना चाहिए, क्योंकि एज से अगर एज मिलता है तो फिर उन्हें उसके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा स्किल्स के साथ।
या देखो एज बहुत कम कंपनीज में मिलता है ऑनेस्टली, है ना। ज्यादातर कंपनी स्किल्स देखेंगी, और मैं अगेन बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स पे नहीं जाना। जो 10 दिन में आ रहे हैं उन सर्टिफिकेट्स पे नहीं जाना। जो 3 महीने में आ रहे हैं उन सर्टिफिकेट्स को अर्न करो, और आई थिंक जिसमें भी तुम 3 महीने का एफर्ट डाल रहे हो कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट देते हो, है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, कहीं ना कहीं हम उसको अर्न कर लेंगे, है ना। ठीक है, किसी और का डाउट? हाँ जी सर, एज अ स्टूडेंट एक चीज रहता है कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं कॉलेज में। तो सर एज अ फ्रीलांसिंग मैं और टेक स्टूडेंट मैं क्या क्या टेक्नोलॉजी से सीख लूँ ताकि मैं अर्निंग कर सकूँ। गुड क्वेश्चन। कौन सी ईयर में हो? सर सेकेंड ईयर। तो बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक he wants to earn as early as possible, which is a good thing. देखो पहली बात तो पहले लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने बोला 1-1.5 साल लगा लो, 1 टाइम लर्निंग कर लो, उसके बाद अर्निंग ही अर्निंग है। ये बात हमेशा याद रखना। एकदम से ये नहीं कि यार हमें कोई भी रैंडम इंटर्नशिप मिल रही है, वो 5,000 रुपये महीना दे रहा है और हम कर लेते हैं, नहीं, उसमें नहीं जाना है। एक बार 1-1.5 साल लग के सीख लेते हैं चीजें, फिर अर्निंग करेंगे। पहली बात तो ये क्लियर है। अब अर्निंग की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। अर्निंग की अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया होती है इंटर्नशिप्स। तुम सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, फर्क नहीं पड़ता। समर नेट के टाइम, विंटर के टाइम, या आजकल तो कॉलेज के साथ साथ लोग रात को इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, वैसी इंटर्नशिप क्रैक करो। बड़ी कंपनी थोड़ा सा अवॉइड करेंगी, बट स्टार्टअप्स जनरली ओपन होते हैं। मैं भी स्टार्टअप कर रहा हूं, हमारे यहाँ भी कॉलेज में स्टूडेंट है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, है ना। तो दे आर वेरी मच ओपन। वो क्रैक करनी होती है और वो तुम्हारे स्किल्स बेसिस पे कर। तुमने वेब डेवलपमेंट सीख ली तो यार क्यों नहीं करेगा तुम्हें स्टार्टअप आया फॉर इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप से क्रैक कर सकते हो। अनदर वे इज रिमोट जॉब्स। रिमोट जॉब्स के बारे में सुना है ना। सबसे बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है वो। रिमोट जॉब्स को सबसे मुश्किल होता है क्रैक करना, ठीक है। यार कैसे क्रैक करो, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टेक अगर मैं बात करूं तो तुम्हें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस में काम करना होता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस क्या होता है? देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जिनका कोड पब्लिक है। पब्लिक एज इन जो उनकी कंपनी में कोड यूज हो रहा है, उन्होंने प्राइवेट नहीं कर रखा, ओपन कर दिया है कोड। तो अगर तुम उनमें कंट्रीब्यूट करते हो कि यार तेरे में ये बग आया है मैंने सॉल्व कर दिया, या तुम कंट्रीब्यूट करते हो कि यार ये ना मैंने नया फीचर ला दिया तेरी आपके लिए, ऐसे 2-3 बढ़िया से कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो, वो कंपनी वैल्यू करना शुरू कर देती है और तुम्हें रिमोट जॉब्स ऑफर करना शुरू करती है। बट द थिंग इज तुम्हें शुरू में उनके लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जेन्युइनली तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम सोच के आए हो कि यार मैं तुम्हारे लिए बग ठीक कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए नए फीचर्स ला सकता हूं, तो जाके वो कंपनीज अपॉर्चुनिटीज देती है। रिमोट जॉब्स में फायदा ये है कि तुम्हें पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। बट मैं अगेन बोल रहा हूं, करना है उससे पहले लर्निंग जरूर कर लेना 1-1.5 साल, फिर तुम रिमोट जॉब करना चाहो रिमोट जॉब्स करो, स्टार्टअप में जाना चाहो स्टार्टअप में करो, और 10 स्किल्स में मत करना यार। जैसे मैंने बोला डीएसए डेवलपमेंट इनके अराउंड कर सकते हो, किसी को वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग में करो, कोई इसी भी स्किल अपार्ट फ्रॉम डीएसए डेवलपमेंट भी कर सकते हो, बट 10 स्किल में मत जाना। 2 या 3 स्किल होनी चाहिए जिसमें हमें अच्छा बनना है, और फिर हम इवेंचुअली उसमें हम अच्छी खासी जॉब निकाल लेते हैं, है ना। वर्ड आउट क्लियर? ठीक है। और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस में एक जरूर ट्राई करना, गूगल समर ऑफ कोड, ठीक है। वो भी यही होता है, उसमें भी पहले पब्लिक में ओपन कंट्रीब्यूट करना होता है। गूगल समर ऑफ कोड से फायदा ये होता है, वो तुम्हें कंपनी में अपने आप कनेक्ट करवा देता है। यार इस कंपनी के लिए अब तुझे 2 महीने इंटर्नशिप करनी है, उसके बारे में पढ़ना, गूगल समर ऑफ कोड के बारे में, वो इंटर्नशिप दे देता है डायरेक्ट, और फिर तुम उसके लिए जब अच्छी इंटर्नशिप करते हो तो वो कंपनी तुम्हें फुल टाइम ऑफर भी दे सकती है, वरना गूगल तुम्हें अगर तुमने जनरली बहुत अच्छा काम कराओ तो गूगल भी रीच आउट कर सकता है, ठीक है। सो गूगल समर ऑफ कोड जरूर करना, बट लर्निंग के बाद इन सब चीजों के पीछे भागो, बट पहले सीखने के बाद भागो। और चीजें करने से होती हैं, थ्योरी पढ़ने से नहीं होती है, काम करने से होती है ना। एनी अदर डाउट? ओपन है, हाँ जी। जो टेक्निकल इवेंट्स होते हैं जैसे हैकाथॉन्स हो गया या फिर
हेलो। सो हिज क्वेश्चन इज कि यार हैकाथॉन्स जो होते हैं या टेक्निकल इवेंट्स जो होते हैं उसमें मैं अच्छा करूं तो क्या मेरे को कुछ फायदा मिलता है या नहीं मिलता? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो देखो, किसी भी चीज में तुमने अच्छा करा उसकी वैल्यू मिलेगी। जितनी बड़ी चीज उखाड़ी हो, बैठो बैठो, जितनी बड़ी चीज उखाड़ी हो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तुमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है उसमें फोड़ा है तो प्रूवन है तुम बहुत ही सही डेवलपर, कोई डाउट ही नहीं करेगा। तुम 5 स्टार हो कोड शेफ पे, कोई डाउट ही नहीं करेगा कि तुम्हें डीएसए नहीं आता। हर चीज की वैल्यू है, लेकिन वो मुश्किल हो अचीव करना। तुमने कॉलेज में 40 लोगों में कुछ फोड़ा है तो उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। तुमने ऐसी चीज फोड़ी है जिसमें 4000 लोगों में तुम ऊपर आए हो तो उसकी वैल्यू है। तो टेक्निकल इवेंट जाओ, बड़े इवेंट में जितना फोड़ोगे वो रिज्यूमे में ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कॉलेज में करो अपने कॉन्फिडेंस के लिए करो, यार मैं कॉलेज में तो बढ़िया हूं, अच्छा यार दूसरे कॉलेज से भी बढ़िया हूं। वो जितना बड़ा लेवल होता जाता है और जितना तुम बड़ी लेवल की चीजें फोड़ते हो उतना तुम्हारी वैल्यू बन जाती है रिज्यूमे। तो अगर करना ही नहीं करना, बिल्कुल करना है, बट सब कुछ सीखने के बाद करना है ना, जल्दीबाजी नहीं बचानी है। और ऐसी चीजें हैकाथॉन्स सब चीजों के लिए अच्छे पीयर्स चाहिए होते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मेरे साथ 1-2 बंदे ऐसे जेन्युइन हैं जो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनना चाहते हैं। ऐसे बंदों के साथ रहना है। तुम बनना चाहते हो बट तुम्हारा साइड वाला कुछ और बनना चाहता है तो गोल्स में दिक्कत आती है। मैं ऑनेस्ट होकर बता रहा हूं, ठीक है। तुम्हारा मन करेगा यार मैं प्रोजेक्ट बना लूं, उसका मन करेगा यार मैं कहीं घूमने चले जाता हूं, कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड दैट्स ओके। हर एक के अपने डिफरेंट गोल्स, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बट ये तुम्हें डिसाइड करना है यार मेरे को 1-2 अपने जेन्युइनली गोल अलाइंड पीयर्स चूज करने हैं जिनसे मैं जनरली इसके अराउंड बातें करता हूं, है ना? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओपन है, कुछ भी पूछ सकते हो। किसी और का डाउट है? एनीबॉडी? हाँ जी। Talking about the projects, I wanted to ask which option should we choose? One big project on a particular technology, or very small projects for different technology? आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रही है कि स्मॉल प्रोजेक्ट बनाऊं या बिग प्रोजेक्ट बनाऊं। देखो ऑनेस्ट आंसर इज, जब तुम सीख रहे हो HTML CSS सीख रहे हो तो एक रिज्यूमे बेस्ड साइट में बनाओगे, दैट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट, बट वो तुम्हें लर्निंग देगा। ठीक है, तुम जब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तुम्हें 2048 का गेम बना रहे हो तो साइट में एक स्मॉल प्रोजेक्ट है बट वो तुम्हें बहुत सही लर्निंग देगा। तो जब सीख रहे हो तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते जाओ, बट जब बैकएंड में आए तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ। ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया का, जिसमें तुम्हारा फ्रंट एंड का पार्ट तो यूज होगा ही होगा, बट तुम वो आराम से कर लोगे क्योंकि तुमने छोटे छोटे पार्ट प्रोजेक्ट से सीख लिया है बहुत कुछ। तो जब लर्निंग करे तो प्रोजेक्ट बेस करो, स्मॉल प्रोजेक्ट से। बट जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो बैकएंड जब आएगा तो अब भाई अब मैं मैच्योर्ड हो गया फ्रंट एंड में, अब मैं एक्चुअली बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, OTT, कुछ भी बना सकता हूं बट एक बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जब शुरू में फ्रंट एंड सीख रहे थे छोटा छोटा प्रोजेक्ट, बट जब बैकएंड आया तो अब एक्चुअली बड़ा प्रोजेक्ट। रिज्यूमे पे बड़े प्रोजेक्ट की वैल्यू है। 2048 गेम 100 में से 10 लोग बनाने के, बड़ा प्रोजेक्ट 100 में से एक बंदा बनाता है। तो उसके बेसिस पे हमें सोचना है, हमें हमेशा रिज्यूमे के टाइम ये सोचना है यार मैं स्टैंड आउट कैसे होऊंगा, राइट? इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेरा रिज्यूमे क्यों वैल्यू देगा? क्या मैंने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करा है, या मैंने इंटर्नशिप करी, इन चीजों से मिलता है। थोड़ा सा बता देता हूं कि तुम्हारे को अगर अपने टाइप ऑफ पीयर्स या किसी मेंटर से बात करनी है, लाइक नॉट फ्रॉम दिस कॉलेज, एनी कॉलेज इन इंडिया, या मेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, तो मेरे एक स्टार्टअप है नेम प्रोपियर्स, उसकी ऐप है, टाइम मिले तो जरूर चेकआउट करना। ठीक है, वहां पर तुम्हारे पीयर्स से लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेंटर से बात कर रहे हैं, सो यू कैन चेक आउट प्रोपियर्स इफ यू वांट। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई रियली एंजॉयड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। किसी और का क्वेश्चन हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your valuable words. Your presence has added a significant dimension to our event, and your contribution will undoubtedly leave a lasting impact on all of us. Now, I would like to call Dr. Amit Singhal, sir, to present memento to Mr. Parikh Jain, sir.